गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। मैं सुरेश धर दुबे आज आप लोगों के साथ अफ्रीका महाद्वीप का भौतिक परिदृश्य की चर्चा करने के लिए उपस्थित हूं। इससे पूर्व हमने अफ्रीका महाद्वीप के संबंध में 4 एपिसोड पहले ही अपलोड कर दिया है। आज उसका यह 5वां एपिसोड है और एक प्रकार से यह अफ्रीका महाद्वीप का लास्ट एपिसोड होगा। इससे पूर्व हम लोगों ने विश्व मानचित्र द्वारा जो भूगोल है उसके अंतर्गत हमने उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका की चर्चा कंप्लीट कर चुके हैं। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों को टीजीटी पीजीटी की प्रैक्टिस सीरीज मिल रही है, साथ में कॉन्सेप्ट ज्योग्राफी का भी सीरीज मिल रहा है और पर्यावरण पारिस्थितिकीय की भी सीरीज आपको मिल रही है। और अब आपको यह जो महाद्वीपीय या हम कहें विश्व मानचित्र जो है इसकी भी चर्चा हम लोग अब कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि बीच में कुछ व्यवधान हुआ है। लेकिन अब हम कह सकते हैं कि सभी सीरीज पर भरपूर कार्य करेंगे और सभी सीरीज को समयबद्ध तरीके से कंप्लीट करेंगे। हम आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में संलग्न होंगे। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं प्रमोट करें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय समय पर मिलता रहे। और प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ मटेरियल भी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे वहाँ से डाउनलोड करें, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं अफ्रीका महाद्वीप का लास्ट एपिसोड। और इस महाद्वीप में जो सबसे पहली चर्चा की जा रही है ये है जेरे या कांगो। अगर हम जेरे या कांगो के विषय में डिस्कशन करें तो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है ये है जेरे और कांगो, अर्थात यह नदी है। क्या है? यह नदी है। इसी नदी को जेरे भी कहते हैं, इसी को कांगो भी कहते हैं। कुछ नदियों की चर्चा हम लोग पिछले एपिसोड में कर चुके थे, लेकिन शेष नदियों की चर्चा आज हम कंप्लीट कर रहे हैं। इसका जो सोर्स है अर्थात जहाँ से यह नदी निकलती है वह है लुआलाबा एवं लुआपुला नदी के संगम से निकलती है। अर्थात यह जो संगम प्लेस है यहाँ पर एक नदी देखिए इधर से आती है और एक नदी इधर से आती है। इन्हीं दोनों नदियों के संगम से यह जेर या कांगो नदी का उद्गम होता है। और इसका जो निकास है अर्थात जहाँ पर यह अपने जल का विसर्जन करती है वह है मताड़ी बंदरगाह। क्या है? मताड़ी बंदरगाह के नज़दीक अटलांटिक महासागर में क्या करती है? अपने जल का निष्कासन करती है। आप इस प्रकार से यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ का नियरेस्ट जो बंदरगाह है उस बंदरगाह का क्या नाम है? मताड़ी बंदरगाह। और यह महासागर कौन सा है? यह है अटलांटिक महासागर, जहाँ पर अपने जल का विसर्जन करती है। साथ में आपको ध्यान रखना है अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी और अपवाह बेसिन की दृष्टि से अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है, ये भी हमको स्पष्ट होना चाहिए। क्योंकि अफ्रीका की जो सबसे बड़ी नदी है वो कौन सी है? नील नदी है। कौन सी है? नील नदी है। तो उस आधार पर देखा जाए तो अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, लेकिन अपवाह बेसिन की दृष्टि से अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यही कांगो जेरे है, जो विषुवत रेखा के पास से गुजरती है। क्योंकि यहाँ पर देखिए यह इक्वेटोरियल बेल्ट है अर्थात इक्वेटर है, तो यह विषुवत रेखा के समीप से गुजरती है। साथ में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको स्पष्ट होना चाहिए यह विषुवत रेखा को 2 स्थानों पर काटती है। ऐसी कुछ नदियां हैं, जैसे भारत की है कौन सी नदी? माही नदी है, जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। उसी प्रकार आप देखेंगे यह कांगो जेरे है, जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। फिर एक नदी मिलती है जिसका नाम है लिम्पोपो, जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। यहीं पर नीचे आपको मिलेगा जिसका नाम है लिम्पोपो, जो किसको 2 बार काटती है? मकर रेखा को 2 बार काटती है। फिर यहाँ पर अगर हम बात करें, जेरी नदी की 2 सहायक नदियाँ कसाई और उबांगी हैं। इसकी 2 नदियाँ हैं, एक का नाम है कसाई और एक का नाम है उबांगी। आपको ये भी स्पष्ट रखना है। यहाँ पर देखिए यह कसाई क्या है? इसकी एक सहायक नदी है, जिसके विषय में हमको स्पष्टता थोड़ी होनी चाहिए कि इसकी कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं। फिर अगर बात करें कि विश्व में हीरे के व्यापार का आधा भाग कसाई नदी बेसिन से ही प्राप्त होता है। अर्थात विश्व में जितने भी हीरे के व्यापार होते हैं उसका अधिकांश भाग कहाँ से मिलता है? इसी कसाई नदी बेसिन से प्राप्त होता है। साथ में आपको स्पष्ट होना चाहिए कि जायरे नदी पर तो स्टैनली और लिविंग स्टोन जलप्रपात भी स्थित हैं। साथ में इनका बांध जायरे नदी पर स्थित है। बजाविले, किन्सासा, मताड़ी एवं बोमा शहर इस नदी के तट पर स्थित हैं। तो इन सब तथ्यों को भी हमको याद रखना है। यहाँ पर हमको बस इतना याद रखना है कि कांगो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, कहाँ से निकलती है, इसकी कौन सी सहायक नदी है। फिर यहाँ पर कह सकते हैं हीरे का प्रमुख भंडार मिलता है, जो इसकी सहायक नदी है कसाई। अगली यहाँ पर जो नदी है इसका नाम है नाइजर नदी। अगर हम नाइजर नदी के विषय में डिस्कशन करें तो यह आपको मिलती है, ये देखिए ये है नाइजर नदी। कौन सी नदी है? ये है नाइजर नदी।
और नाइजर नदी के विषय में अगर हम डिस्कशन करें तो यह हमको स्पष्ट होना चाहिए कि ये निकलती कहाँ से है। यह फुता जलयान सियरा लियोन से निकलती है, अर्थात ये जो स्थान है इस स्थान का नाम है फुता जलयान। यहाँ पे देखो लिखा है डी जलान, लेकिन इसको पढ़ते हैं जलयान। तो जो आपको नाम देखना वो नाम देखिए, क्योंकि हिंदी इंग्लिश में दोनों नाम आपके सामने हैं। और ये जो मानचित्र लगा है यह एटलस का ही मानचित्र है, और आप एटलस के मानचित्र का ही सहारा लें इसको पढ़ने के लिए। साथ में यह जो नदी है अपने जल का विसर्जन जहाँ करती है उस स्थान का नाम है गिनी की खाड़ी, क्योंकि ये गिनी की खाड़ी है और गिनी की खाड़ी में ही यह क्या करती है नदी अपने जल का विसर्जन करती है। यह नदी कहाँ से निकलती है? सियरा लियोन से निकलती है, क्योंकि यह स्थान सियरा लियोन का है। उसके पश्चात कहाँ कहाँ जाती है? तो सियरा लियोन से निकल करके गिनी है, माली है, नाइजर है और नाइजीरिया से होकर के गिनी की खाड़ी में जा कर के अपने जल का विसर्जन करती है। साथ में यह भी आपको स्पष्ट होना चाहिए कि अफ्रीका की यह तीसरी सबसे बड़ी नदी है। सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है। दूसरी कौन सी है? तो कांगो जेरे है। और तीसरी कौन सी है? तो यह नाइजर नदी है, जो तीसरी सबसे बड़ी नदी है अफ्रीका महाद्वीप की। साथ में अगर हम आगे बात करें, यहाँ पर अगली नदी है जिसका नाम है जैम्बेजी। क्या नाम है? जैम्बेजी। अगर जैम्बेजी की बात करें तो ये देखिए ये है जैम्बेजी नदी, और जैम्बेजी नदी का जो सोर्स है जहाँ से ये निकलती है वो है कटंगा का पठार। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता ये है कटंगा का पठार, और कटंगा के पठार से ही निकलती है जाम्बेजी नदी। और जाम्बेजी नदी कहाँ पर जा कर के अपने जल का विसर्जन करती है ये भी हमको स्पष्ट होना चाहिए। ये जहाँ पर अपने जल का विसर्जन करती है इस स्थान का नाम क्या है? ये है मोजाम्बिक चैनल, और हिंद महासागर का पार्ट है, क्योंकि इस चैनल का नाम है मोजाम्बिक चैनल, और ये जो पार्ट है पूरा हिंद महासागर का है। तो हिंद महासागर के मोजाम्बिक चैनल में यह जाम्बेजी नदी क्या करती है? जल का विसर्जन करती है। कहाँ से निकलती है? कटंगा पर्वत से निकलती है। साथ में इस नदी के ऊपर विश्व के बृहत्तम प्रपात में से एक है जिसका नाम है विक्टोरिया जलप्रपात। विक्टोरिया जलप्रपात के विषय में हम सब लोग जानते हैं, और विक्टोरिया जलप्रपात इसी नदी पर स्थित है, ये भी हमको तथ्य पता होना चाहिए। साथ में करीबा झील पर करीबा बांध स्थित है, क्योंकि मार्ग में देखिए ये झील पड़ती जिसका नाम है करीबा झील, और करीबा झील पर जो बांध है उसका नाम है करीबा बांध। साथ में अगर हम बात करें मोजाम्बिक में इसी नदी पर कोबोरा पासा बांध भी स्थित है, ऐसा आपसे पूछा जा सकता है। साथ में एक तथ्य आपको बहुत स्पष्ट तरीके से याद होना चाहिए कि जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे के मध्य में ये क्या करती है? प्राकृतिक सीमा बनाती है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे एक तरफ जो मिलता है इसका नाम है जाम्बिया, और दूसरे तरफ मिलता है इधर है कौन सा? जिम्बाब्वे। तो जाम्बिया और जिम्बाब्वे के मध्य में यह प्राकृतिक सीमा बनाते हुए नदी गुजरती है, ऐसा भी हम लोगों से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसलिए आप एटलस को देखने के लिए आप फिजिकल और पॉलिटिकल दोनों मैप को साथ साथ खोल करके देखेंगे, आपको काफ़ी स्पष्टता हो जाएगी कि जो जाम्बेजी नदी है इसके एक तरफ जो मिलता है उसका नाम है जिम्बाब्वे, और एक तरफ जो उसका नाम है जाम्बिया। चलिए अगली जो नदी है इसका नाम है ऑरेंज नदी। ऑरेंज नदी आप देखिए यहाँ पर नीचे की तरफ मिलती है, ये है ऑरेंज नदी, ये है ऑरेंज नदी। अगर ऑरेंज नदी के विषय में चर्चा करनी हो तो यह कहाँ से निकलती है? तो यह ड्रैकेंसबर्ग से निकलती है। ये स्थान है ड्रैकेंसबर्ग, तो यहाँ से यह नदी निकलती है ड्रैकेंसबर्ग से। तो ड्रैकेंसबर्ग से निकलती है ऑरेंज नदी, और यह किसका पार्ट है? तो यह लेसेथो का पार्ट है। किसका पार्ट है? लेसेथो का पार्ट है। साथ में कहाँ पर अपने जल का विसर्जन करती है? तो यहाँ पर है अटलांटिक महासागर, और अटलांटिक महासागर में अपने जल का क्या करती है? विसर्जन करती है। इसकी जो सहायक नदी है उसका नाम है वाल, तो आपको स्पष्ट रखना है वाल इसकी क्या है? सहायक नदी है। और इस नदी पर अगुरेबीज प्रपात स्थित है। यह दक्षिण अफ्रीका एवं नामीबिया के मध्य प्राकृतिक सीमा बनाती है। तो यह जो नदी है कौन सी नदी? ऑरेंज नदी। ऑरेंज नदी भी स्पष्ट ध्यान रखना है कि दो राष्ट्रों के मध्य प्राकृतिक सीमा बनाती है। एक तरफ आपको मिलता है नामीबिया, क्योंकि इधर जो मिलेगा स्थान इस तरफ ध्यान रखिएगा, ये है नामीबिया, और इधर जो है यह है दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया के मध्य में प्राकृतिक सीमा बनाने वाली नदी का क्या नाम है? प्रश्न पूछा जाता है, उसका नाम है ऑरेंज नदी। आपको इसको एटलस पर ध्यानपूर्वक देखते रहना है। हम बार बार एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको एटलस पे देखते रहना है। इन सीरीज के साथ साथ आपको जो वीडियो सीरीज मिल रही है जिसमें हम पर्यावरण का डिस्कशन कर रहे हैं और कॉन्सेप्ट ज्योग्राफी का, तो उसकी चर्चा चलती रहेगी, वह वीडियो के माध्यम से ही चलेगी। लेकिन शेष चाहे प्रैक्टिस सीरीज हो, चाहे विश्व मानचित्र
जो है इसका चर्चा हम लोग अभी ऑडियो के माध्यम से ही करेंगे, लेकिन कालक्रम में हम सभी जो पार्ट है या सभी एपिसोड या वीडियो के माध्यम से ले आएंगे। लेकिन अभी थोड़ी सीमाएं हैं, इसलिए अभी हम कुछ ही पार्ट वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। शेष जो पार्ट है वह अभी हमारा ऑडियो में ही आपके सामने आएगा। यहाँ पर अगर हम अगली नदी की बात करें, अगली नदी है लिम्पोपो। और लिम्पोपो नदी यह इसलिए जानी जाती है क्योंकि लिम्पोपो ही एक ऐसी नदी है कि जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है, उसका नाम है लिम्पोपो। अब आप देखिए, ये है मकर रेखा और ये है नदी जिसका नाम है लिम्पोपो। तो लिम्पोपो जो नदी है यह मकर रेखा को 2 बार काटती है और हिंद महासागर में जाकर के क्या करती है, अपने जल का विसर्जन करती है। साथ में यह भी नदी, स्पष्ट ध्यान रखिएगा, यह भी नदी क्या है, 2 राष्ट्रों के मध्य प्राकृतिक सीमा बनाती है। ऐसा हमको स्पष्टता होनी चाहिए, क्योंकि एक तरफ देखिए अफ्रीका, बोत्सवाना एवं जिम्बाब्वे को क्या करती है, अलग करती है। इसका तात्पर्य है कि दक्षिण अफ्रीका जो है, नीचे की तरफ दक्षिण अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका को किससे किससे अलग करती है, तो बोत्सवाना यहाँ पर मिलता है और एक तरफ मिलता है जिम्बाब्वे। तो जिम्बाब्वे और बोत्सवाना को किससे अलग करता है, दक्षिण अफ्रीका से अलग करने के कार्य कौन सी नदी करती है, यह लिम्पोपो नदी करती है। इसलिए हमको इसको ध्यान में रखना होगा। अगला जो पार्ट यहाँ पर है वो है पर्वतों का डिस्कशन किया जा रहा है। अब यहाँ पर जो प्रमुख पर्वत है और सबसे महत्वपूर्ण है जो अल्पाइन युग का है, उसका नाम है एटलस पर्वत। जैसे भारत में है कौन सा, भारत में पूर्ण रूप से नहीं है, वैसे भारत का ही पार्ट हम मानते हैं ज़्यादातर, वैसे नेपाल में है। तो भारत का जो हिमालय है उसी प्रकार एटलस है अफ्रीका में, और उसी प्रकार यूरोप में जो पर्वत है उसका नाम है आल्प्स पर्वत। और उत्तरी अमेरिका में कौन सा है, तो रॉकीज है, और दक्षिण अमेरिका में कौन सा है, एंडीज है। तो यह एटलस जो पर्वत है, एटलस पर्वत 5 श्रेणियों में बना है, अर्थात इसमें 5 श्रेणियां हैं। 5 श्रेणियां मिल करके एटलस पर्वत का फॉर्मेशन करती हैं, जो एक दूसरे के समानांतर हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक है ग्रेट एटलस। ग्रेट एटलस का तात्पर्य यहाँ पर हाई एटलस है। साथ में आप देखते हैं एंटी एटलस है। तो ग्रेट एटलस यानी हाई एटलस हो गया, एंटी एटलस हो गया, मध्य एटलस हो गया, ये देखिए मिडल एटलस दिया है, मध्य एटलस हो गया। यहाँ पर सहारा एटलस है, तो सहारा एटलस भी है। फिर है मेरीटाइम एटलस। तो मेरीटाइम मतलब जो इसका मुख्य है एटलस, ये वाला, ये है मेरीटाइम एटलस। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये 5 एटलस हैं और 5 सीरीज में यह एटलस पर्वत विस्तृत है। साथ में अगर देखें कि किस राष्ट्र में यह विस्तृत है, तो यहाँ पर कौन कौन से राष्ट्र हैं ये हमको स्पष्ट होना चाहिए। यहाँ पर राष्ट्र कौन कौन से हैं मिलते हैं, मोरक्को है, अल्जीरिया है, ट्यूनीसिया है। अल्जीरिया, ट्यूनीसिया और मोरक्को, यहाँ पर आपको मिलता है मोरक्को है, फिर यहाँ पर मिलता है अल्जीरिया है, और फिर यहीं पर मिलता है ट्यूनीसिया है। तो इन राष्ट्रों में फैला है यह एटलस पर्वत। एटलस पर्वत की जो सर्वोच्च चोटी है, इसका क्या नाम है, इसका नाम है, देखिए यहाँ पर टोबुकल। तो टोबुकल यहाँ पर है, देखिए ये है ये टोबुकल जो है यह एटलस की सर्वोच्च चोटी है। साथ में यह किस पर्वत का पार्ट है, मतलब किस श्रेणी का पार्ट है एटलस में, तो एटलस का जो ग्रेट एटलस है उसी का यह पार्ट है, माउंट टोबुकल। साथ में अगर हम बात करें, मोरक्को में एटलस की हाई एटलस स्थित है, क्योंकि जो एटलस है इसका जो विस्तार ग्रेट मतलब एटलस का है वह कहाँ पर है, तो मोरक्को राष्ट्र में स्थित है ज़्यादातर। और साथ में बात करें तो यह अल्पाइन युगीन पर्वत है। साथ में यहाँ पर देखिए यह नवीन नवबलित पर्वत का एक उदाहरण है, जैसे हिमालय है, एटलस है, आल्प्स है, एंडीज, रॉकीज। तो यह अल्पाइन युगीन एक नवबलित पर्वत का उदाहरण है जो हमको स्पष्ट होना चाहिए। और अफ्रीका के किस सेक्शन में है, तो अफ्रीका के उत्तर और पश्चिम सेक्शन में यह स्थित है, ऐसा हमको स्पष्टता रहनी है। साथ में अगर हम बात करें अगला, इथोपिया की उच्च भूमि, तो इथोपिया कहाँ पर है पहले यह स्पष्ट होना चाहिए। तो ये जो हार्न ऑफ अफ्रीका है, इसी हार्न ऑफ अफ्रीका का ये वाला जो सेक्शन है, यहाँ पर मिलता है इथोपिया का हाईलैंड। यह इथोपिया जो हाईलैंड है यहाँ की एक सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है रासदाजन। क्या नाम है, रासदाजन। अब रासदाजन यहाँ पर देखिए ये है रासदाजन। तो रासदाजन क्या है, यहाँ की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, यह हमको ध्यान में रखना, ये है रासदाजन, इस सर्वोच्च पर्वत चोटी है। साथ में अगर हम बात करें कि यह अफ्रीका की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ऐसा भी हमसे पूछा जाता है। अफ्रीका की वैसे सबसे ऊंची पर्वत चोटी क्या है, तो उसका नाम है माउंट किलिमंजारो। क्या है, माउंट किलिमंजारो, जो यहाँ की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है।
और दूसरी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है माउंट केनिया, ए वाला, ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और तीसरी जो है उसका नाम है रास दाजन, क्या है, रास दाजन, ये तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। साथ में अगर हम बात करें, इथोपिया में ज्वालामुखी उद्गम से निर्मित एक उच्च पठारीय क्षेत्र है, तो यह किस प्रकार से इसका फॉर्मेशन हुआ है ऐसा भी हमको ध्यान में रखना है। और बृहदभ्रंश घाटी के द्वारा उत्तर पूर्वी एवं दक्षिण पश्चिम दिशा में विभाजित ब्लू नील नदी का यह क्या है, सोर्स है। तो यह जो ब्लू नील नदी है, ये देखिए ब्लू नील नदी है, इसी ब्लू नील नदी का क्या है, यह एक उद्गम का सोर्स है इथोपिया हाईलैंड। साथ में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक भ्रंश घाटी है और एक भ्रंश घाटी यहाँ पर है, और ये वाली जो भ्रंश घाटी है जो इथोपिया उच्च भूमि से गुजरती है, यह इथोपिया उच्च भूमि को किस प्रकार से बांटती है, तो इधर का जो सेक्शन हो जाएगा यह हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, और इधर का जो सेक्शन हो जाएगा ये हो जाएगा साउथ वेस्ट। तो वही लिखा है कि यह किस प्रकार से विभाजित करती है, तो यह उत्तर पूर्व एवं दक्षिण पश्चिम दिशा में क्या करती है, विभाजित करती है, किसे, इथोपिया की उच्च भूमि को। साथ में यह ब्लू नील नदी का भी क्या है, एक सोर्स है। तो ऐसा हमको ध्यान रखना है किसके विषय में, इथोपिया हाईलैंड के विषय में। साथ में अगर हम बात करें कि माउंट केनिया, तो केनिया में आपको मिलता है माउंट केनिया की जो दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। वैसे सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो उसका नाम है माउंट किलिमंजारो। यहाँ पर लिखा है केनिया की सबसे ऊंची चोटी है, साथ में अफ्रीका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, और ज्वालामुखीता से निर्मित पर्वत यह संरचना है। यहाँ पर ज्वालामुखी की प्रक्रियाएं इसलिए संपादित होती हैं क्योंकि अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी है, और इस भ्रंश के सहारे लगातार यहाँ पर कह सकते हैं ज्वालामुखीता की भी प्रक्रियाएं देखने को हमको मिलती हैं। तो ये जानकारी थी हमको इथोपिया के विषय में और माउंट केनिया के विषय में। अगली जो यहाँ पर जानकारी है ये है माउंट एल्गन। अगर हम माउंट एल्गन की बात करें तो माउंट एल्गन भी, ये देखिए यहाँ पर ये माउंट केनिया है, और इसी के जस्ट बगल में यहाँ पर आपको देखने को मिलता है जिसका नाम है माउंट एल्गन। ये देखिए है माउंट एल्गन। तो माउंट एल्गन यह केनिया की चोटी जो युगांडा के सीमा पर स्थित है एक अति सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। ऐसा पूछा जा सकता है अति सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण कौन सा है, उसका नाम है माउंट एल्गन। तो ये भी हमको ध्यान में रखना है। साथ में अगर हम बात करें माउंट किलिमंजारो, अगर माउंट किलिमंजारो की बात करें तो माउंट किलिमंजारो जो है इसकी जो ऊंचाई है 5895 मीटर है। कितना है, 5895 मीटर है, जो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। आपसे पूछा जा सकता है अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी क्या है, तो उसका नाम है माउंट किलिमंजारो। यह माउंट कीबो के नाम से जानी जाती है, इसका एक अल्टरनेट नाम है, इसको हम कहते हैं क्या, माउंट कीबो। साथ में अगर हम डिस्कशन करें, यह पर्वत श्रेणी से अलग स्थित एक अवशिष्ट ज्वालामुखी पर्वत है। ऐसा भी हमको ध्यान रखना है क्योंकि जो पर्वत श्रेणी है उस पर्वत श्रेणी से अलग यह स्थित है। साथ में अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी जो तंजानिया में स्थित है, ये कहाँ पर है, कौन सा राष्ट्र, इस राष्ट्र का नाम है तंजानिया। तंजानिया में है माउंट किलिमंजारो। साथ में ये भी ध्यान रखना है कि जो किलिमंजारो के ढाल पर कहवा की खेती होती है, कौन सी खेती होती है, कहवा की खेती होती है। और ये जो किलिमंजारो है यह आप देखिएगा ये है आपका इक्वेटर। इक्वेटर से किधर है, यह दक्षिण में है। इक्वेटर से किधर है, दक्षिण में है। और कितना दक्षिण में है, 322 मीटर दक्षिण में, 322 किलोमीटर। तो विषुवत रेखा से 322 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है माउंट किलिमंजारो। और माउंट किलिमंजारो क्या है, माउंट किलिमंजारो विषुवत रेखा के समीप होने के बावजूद पूरे वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है। कारण क्या है कि यह चोटी काफ़ी ऊंची है। कितना ऊंची चोटी है, तो 5895 अर्थात लगभग 6 किलोमीटर ऊंचा है। और यदि 6 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित कोई स्थान हो इक्वेटर पे ही, तो वहाँ पर भी जो चोटियाँ हैं वह बर्फ से साल भर ढकी रहती हैं। तो यह भी हमको स्पष्ट होना चाहिए और यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए अगला अगर हम तथ्य बात करें तो अगला जो यहाँ पर है वो है ड्रैकेंसबर्ग स्कार्पलैंड। अब ड्रैकेंसबर्ग स्कार्पलैंड आपको देखिए यहाँ पर मिलता है, ये है ड्रैकेंसबर्ग स्कार्पलैंड। ये कहाँ पर है, तो यह आपको देखने को मिल रहा है इस स्थान पर है। तो ये स्थान आपको है दक्षिण अफ्रीका। क्या है, दक्षिण अफ्रीका में ज्वालामुखीयता से निर्मित है। किससे निर्मित है, ज्वालामुखीयता से निर्मित एक कगार का स्वरूप महादेशीय पठार का उदाहरण है, ऐसा स्पष्ट होना चाहिए। और यहीं से नदी निकलती है जिसका नाम है ऑरेंज नदी, हम लोग पीछे अभी डिस्कशन किए थे। साथ में अगर हम बात करें माउंट राउबेंजोरी, क्या, माउंट राउबेंजोरी
और ये जो माउंट राउ बेंजोरी है ये कहाँ पर है ये भी हमको स्पष्ट होना चाहिए। ये देखिए जहाँ पे हम बात कर रहे हैं ये है माउंट राउ बेंजोरी। अगर हम बात करें इसके विषय में तो जेरे में अल्बर्ट झील व माबूतो झील के समीप स्थित है, ऐसा आपको स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि इसके एक तरफ जो झील है उस झील का नाम है अल्बर्ट झील और इसके एक तरफ जो झील है उसका नाम है मापूतो झील। क्योंकि ऊपर देखिए यहाँ पर मिलता है एल्बर्ट झील और यहाँ पर मिलता है मापूतो झील, तो मापूतो झील और एल्बर्ट झील के अल्बर्ट झील और मापूतो के कह सकते हैं मध्य में ही या समीप ही स्थित है, जिसका नाम है माउंट राउ बेंजोरी। और इसको एक नाम और दिया जाता है, इसको कहते हैं माउंट ऑफ द मून। क्या कहते हैं? माउंट ऑफ द मून। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है माउंटेन्स ऑफ द मून या माउंट ऑफ द मून किसे हम कहते हैं, तो उसका नाम है माउंट राउ बेंजोरी। क्या है? माउंट राउ बेंजोरी के नाम से इसको हम जानते हैं। अगला जो यहाँ पर पर्वत है उसका नाम है माउंट कैमरून। अगर हम माउंट कैमरून की बात करें तो यह कैमरून में स्थित है। कहाँ पर है? कैमरून में। तो यहाँ पर ये है कैमरून और कैमरून में ही आपको देखने को मिलता है माउंट कैमरून। और माउंट कैमरून जो है अफ्रीका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत कैमरून के तटीय क्षेत्र में स्थित है। कहाँ पर? कैमरून के तटीय क्षेत्र में स्थित एवं लौह अयस्क के भंडार के लिए, किसके? लौह अयस्क भंडार के लिए महत्वपूर्ण यह क्या है? कैमरून जो है समुद्रवर्ती ढाल अफ्रीका का सर्वाधिक आर्द्र स्थान है। अर्थात अफ्रीका का सर्वाधिक आर्द्र स्थान कौन सा है? तो यही जो माउंट कैमरून है, इसी का जो समुद्रवर्ती ढाल है वह काफ़ी आर्द्र है, ऐसा भी हमको स्पष्टता होनी चाहिए। और यहाँ पर क्या है? लौह अयस्क के पर्याप्त भंडार हमको देखने को मिलते हैं। अगर हम अगला बात करें तो अगला पठार मिलता है तिबेस्ती का पठार। और तिबेस्ती के पठार के विषय में अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए ये है तिबेस्ती का, ये है तिबेस्ती का पठार। और तिबेस्ती के पठार की जो इसी को कहते हैं मासीफ। क्या कहते हैं? मासीफ। यह 3400 मीटर ऊंचा है। उत्तरी चाड के दक्षिण पूर्व सहारा में स्थित एक मरुभूमि प्रदेश है। ऐसा कभी काल छोटे छोटे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यदि हम बार बार इसको ध्यान में रखे रहेंगे तो स्वतः हमारे प्रश्न बनते चले जाएंगे, ऐसी कोई समस्या आने वाली नहीं है। और रसिया यूक्रेन युद्ध के कह सकते हैं उसी सीरीज में हमको यहाँ पर भी देखने को मिलता है कि जो साहेल रीजन है, साहेल रीजन पर वर्तमान में पूरा किसका नियंत्रण हो चुका है? तो रसिया का नियंत्रण हो चुका है। अर्थात यहाँ से फ्रांस को अब पूरी तरीके से निकाल दिया गया है, इसलिए यह क्षेत्र भी काफ़ी चर्चा में रहता है। साथ में अगर हम बात करें आहागार का पठार, आहागार का जो पठार है ये कहाँ पर? ये देखिए यहाँ पर है आहागार का पठार, ये है आहागार का पठार। सर्वोच्च चोटी इसकी जो है इसका नाम क्या है? माउंट तहत। क्या है? माउंट तहत। यहीं पर आपको देखने को मिलती है एक चोटी है, ये देखिए है माउंट तहत, ये है माउंट तहत। तो हम कह सकते हैं आहागार का जो पठार है, इसी आहागार के पठार का एक सर्वोच्च चोटी है जिसका नाम क्या है? इसका नाम है हम कह सकते हैं माउंट तहत। इसकी ऊंचाई है 2918 मीटर और अल्जीरिया का एक मरुभूमि पर्वत है। क्या है? अल्जीरिया का एक मरुभूमि पर्वत है। साथ में अगर हम बात करें गोमी निम्बस की पहाड़ी, क्या? गोमी निम्बस की पहाड़ी। ये जो गोमी निम्बस की पहाड़ी है ये कहाँ पर है? सियरा लियोन लाइबेरिया का प्रमुख पर्वतीय क्षेत्र है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है सियरा लियोन और लाइबेरिया। तो सियरा लियोन और लाइबेरिया यहाँ पर है और यहीं पर मिलता है गोमी निम्बस का पहाड़ी। क्या है? गोमी निम्बस की पहाड़ी है। और यह किस लिए जानी जाती है? क्योंकि लौह अयस्क भंडार के लिए यह क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला यहाँ पर है कटंगा का पहाड़। अगर हम कटंगा के पहाड़ की बात करें तो ये है कटंगा का पहाड़ और यहीं से जो नदी निकलती थी उसका नाम क्या था? जाम्बेजी। तो जाम्बेजी नदी यहीं से निकलती थी। साथ में अगर हम बात करें जेरे जाम्बिया का प्रमुख तांबा एवं हीरा उत्पादक क्षेत्र है, क्योंकि इसके एक तरफ आप देखेंगे इस तरफ जो है राष्ट्र, उस राष्ट्र का नाम है जेरे और इस तरफ जो राष्ट्र है इसका नाम क्या है? जाम्बिया। तो जाम्बिया और कह सकते हैं जेरे के मध्य में यह कटंगा पठार स्थित है और यहाँ पर प्रमुख तांबा व हीरे के क्या हैं? भंडार हैं, ऐसा हमको स्पष्टता होनी चाहिए। साथ में एक और यहाँ पर पठार लिखा है जिसका नाम है जोस पठार। जोस पठार कहाँ पर है? तो नाइजीरिया में है। अर्थात यहाँ पर आपको मिला था अभी कैमरून और कैमरून के ऊपर इधर का जो सेक्शन है ये है नाइजीरिया का और इसी नाइजीरिया के सेक्शन में मिलता है जोस का पठार। क्या मिलता है? जोस का पठार। और जोस का पठार किस लिए जाना जाता है? क्योंकि यह टिन भंडार के लिए महत्वपूर्ण है।
तो हम लोग जब कंप्लीट सीरीज की चर्चा करेंगे, कंप्लीट का तात्पर्य कि हम एक ही सीरीज में सभी खनिज की बात करेंगे, एक ही सीरीज में सभी पठार की बात करेंगे, सभी पर्वत की बात करेंगे, तो इन सबको हम एक एक सीरीज में लेकर के आ जाएंगे, जो हम लास्ट में करेंगे। अगर हम अगले की बात करें तो अगला हमको मिलता है माउंट सिनाई। अब सिनाई पेनिनसुला आपको यहाँ पर मिलता है, ए सिनाई पेनिनसुला, जो मिस्र का पार्ट है। किसका पार्ट है? मिस्र का पार्ट है। तो मिस्र का एक मरुभूमि पर्वतीय या पर्वत एशिया महाद्वीप का भाग है। किसका भाग है? एशिया महाद्वीप का भाग तो एशिया का है, लेकिन स्पष्ट होना चाहिए यह किस राष्ट्र का इस पे आधिपत्य है, तो मिस्र का आधिपत्य है। साथ में यह एक हास्ट अवरोधक पर्वत का उदाहरण है। अगर विश्व में सबसे आइडियल हास्ट पर्वत का उदाहरण हमको देखने को मिलता है तो उसका नाम क्या है? यही सिनाई पेनिनसुला है। और सिनाई पेनिनसुला के दोनों तरफ मिलती है जो घाटी, उस घाटी का नाम है ग्रेबन घाटी। क्या नाम है? ग्रेबन घाटी। तो यह सिनाई पेनिनसुला भी आपको याद होना चाहिए, और इधर घाटी है, इधर घाटी है, इसलिए यह एक आदर्श हास्ट पर्वत का उदाहरण है। और दोनों तरफ की जो घाटियां हैं यह एक ग्राबन घाटी का उदाहरण हमको देखने को देती हैं। अगला है अफ्रीका के मरुभूमि स्थल, जिसमें सबसे पहले आता है सहारा का मरुस्थल। ये जो सहारा का मरुस्थल है काफ़ी विस्तृत है, काफ़ी विशाल है, विश्व में काफ़ी बड़ा यह सहारा का मरुस्थल है। साथ में अगर इसके विस्तार की हम बात करें तो 15 डिग्री अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य में स्थित है, क्योंकि दोनों यह सेक्शन कह सकते हैं उत्तरी अक्षांश मतलब उत्तरी गोलार्ध में ही है, ऐसा हमको ध्यान में रखना है। साथ में बात करें कि यह एकमात्र मरुभूमि स्थल है जो 5150 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम दिशा में विस्तृत है, अर्थात इसका कह सकते हैं विस्तार कितना है, 5150 किलोमीटर यह पूर्व पश्चिम दिशा में फैला हुआ है। साथ में यहाँ पर आपको एक और मिलता है जिसका नाम है अर्ग। अर्ग सहारा का रेतीला क्षेत्र है, लगभग 9.1 वर्ग किलोमीटर का इसका दायरा है। किसका? अर्ग का, जो बालू के मैदान के रूप में है एवं वायु निक्षेपण के द्वारा निर्मित है। तो ऐसा कभी काल आपसे पूछा जा सकता है कि अर्ग क्या है? अर्ग सहारा का रेतीला क्षेत्र है, जिसका दायरा बहुत लिमिटेड है और बालू के मैदान के रूप में है एवं वायु निक्षेपण के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। इसी प्रकार हमादा भी है। हमादा जो है सहारा का पथरीली मरुभूमि है, तो सहारा का जो पथरीली मरुभूमि है उसको हम हमादा कहते हैं। साथ में इसी सहारा मरुस्थल में बहुत से शहर भी स्थित हैं जिनके विषय में हमको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, जैसे जिंदर नाइजीरिया का पार्ट है। किसका पार्ट है? नाइजीरिया का पार्ट है। साथ में अगर बात करें टिम्बकटू, ये माली का पार्ट है। किसका पार्ट है? माली का, तो इधर आपको माली मिलता है। फिर अगर बात करें कैनो, तो कहाँ पर है? नाइजीरिया का पार्ट है। यहाँ नाइजर ऊपर है और नाइजीरिया नीचे है। साथ में जो कुमासी है, कुमासी यहाँ पर घाना में है, तो यहाँ पर घाना है, यहाँ पर नाइजीरिया है, फिर यहाँ पर आपको मिलता है नाइजर मिलता है, फिर यहाँ पर माली मिलता है। तो ये सब पार्ट जो हैं ये यहाँ पर देखने को मिलते हैं, और इन्हीं सब के क्षेत्रों का यह प्रमुख शहर है जो रेतीले क्षेत्र में स्थित है। साथ में अगर हम बात करें साहेल रीजन, जो मरुभूमि है, यह आपका साहेल रीजन है। क्या है? साहेल रीजन है। यह भी एक मरुस्थलीय प्रदेश है। यह अर्धशुष्क पट्टी सहारा के दक्षिणी सीमा पर पश्चिम से पूर्व केप वर्ड सेनेगल से सूडान तक फैला है, अर्थात इधर का जो टेरिटरी है ये सूडान है, और इधर की जो टेरिटरी है अर्थात अटलांटिक महासागर के तट पर जो स्थित राष्ट्र है उस राष्ट्र का नाम है केप वर्ड सेनेगल। तो केप वर्ड सेनेगल कहाँ पर है? तो अटलांटिक महासागर के तट पर है, अफ्रीका महाद्वीप का पार्ट है। और सूडान अफ्रीका ही महाद्वीप का कौन सा पार्ट है? तो यह पूर्वी पार्ट है। तो कह सकते हैं केप वर्ड सेनेगल से लेकर के, कहाँ से? केप वर्ड सेनेगल से लेकर के सूडान तक फैला है साहेल रीजन। साथ में अगर हम बात करें लीबिया की जो मरुभूमि प्रदेश है, इसके विषय में भी हमको स्पष्ट होना चाहिए। तो लीबियन जो डिजर्ट है ये देखिए लीबिया के सेक्शन में स्थित है, और यह उत्तर पूर्व में लीबिया का विशाल शुष्क क्षेत्र है। साथ में सेरीर जो है यह भी लीबिया का बोल्डरों से ढका हुआ पथरीला मरुभूमि है। तो लीबिया में ध्यान रखिएगा, लीबिया में बोल्डरों से ढका हुआ जो पथरीला मरुभूमि है उसको क्या कहते हैं? सेरीर कहते हैं। जैसे सहारा में जो पथरीला मरुभूमि है उसको हमने क्या कहा था? हमादा कहा था। हमादा यह सहारा में है, और इसी प्रकार से सेरीर जो रीजन है ये कहाँ पर है? यह लीबिया में है। कहाँ पर है? लीबिया में है। अगला जो है अरब की नमभूमि जो है मरुभूमि है, अरब का डेजर्ट तो यहाँ पर है, और इसी से मिलता जुलता जो अफ्रीका में डेजर्ट है वह आपका जो यहाँ पर देखिए ईस्टर्न डेजर्ट है। तो ईस्टर्न डेजर्ट का साथ साथ यहाँ पर मिस्र का जो पार्ट है उत्तर वाला और पूर्व वाला, उसी को हम कहते हैं अरब मरुभूमि।
तो उत्तर पूर्वी मिस्र का ध्यान रखिएगा, उत्तर पूर्वी मिस्र का एक शुष्क क्षेत्र है जो अरब मरुस्थल के दायरे में शामिल किया जाता है। साथ में अगर हम बात करें नूबियन मरुभूमि की, नूबियन मरुभूमि भी हमको स्पष्ट होनी चाहिए क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। और यह कहाँ पर है, तो सहारा मरुस्थल का एक क्षेत्र है जो सूडान के उत्तर में विस्तृत है। तो सूडान के उत्तर में विस्तृत जो क्षेत्र है उसका नाम है नूबियन, और यहाँ पर ये मिलता है नूबियन का डेजर्ट, ये है नूबियन डेजर्ट। साथ में अगर हम नामीब मरुभूमि की बात करें तो नामीब आपको देखिए यहाँ पर मिलता है, नामीबिया में मिलता है। कहाँ मिलता है, नामीबिया में मिलता है। नामीबिया में आपको मिलता है नामीब मरुभूमि। तो नामीबिया से दक्षिण अफ्रीका तक फैला हुआ है क्योंकि नीचे का जो सेक्शन है ये दक्षिण अफ्रीका का है। और नामीबिया तथा दक्षिण अफ्रीका को अलग करने का कार्य कौन करता है, कौन प्राकृतिक सीमा बनाती है, उस नदी का नाम है ऑरेंज नदी। क्या नाम है, ऑरेंज नदी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि विस्तृत एक गर्म शुष्क मरुस्थल है, कोई एवं बुशमैन जनजाति का निवास क्षेत्र है। आपसे पूछा जा सकता है कोई और बुशमैन जनजाति का निवास क्षेत्र कौन सा है, तो यह यही नामीबिया का मरुस्थलीय क्षेत्र है। साथ में पशुपालन और हीरे के भंडार के लिए यह महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अगला अगर हम तथ्य बात करें तो अगला तथ्य हमको मिलता है कालाहारी का मरुस्थल। यहाँ पर ये देखने को मिलता है कालाहारी का मरुस्थल। ये जो कालाहारी का मरुस्थल है बोत्सवाना में अर्धशुष्क क्षेत्र जो नामीब मरुभूमि के पूर्व में स्थित है, क्योंकि यहाँ पर नामीब का मरुभूमि है तो इसके किधर है, पूर्व में स्थित है। और बोत्सवाना में अर्धशुष्क क्षेत्र है क्योंकि ये ज़्यादातर विस्तार कहाँ पर है, बोत्सवाना राष्ट्र में है। साथ में अगर हम बात करें कि अफ्रीका का जो सबसे प्राचीन निवासी जिसको हम कहते हैं कालाहारी बुशमैन, तो यह यहीं पर निवास करते हैं। इसी के आधार पर पूछा जाता है कि बुशमैन जो कालाहारी बुशमैन एक जनजाति है, एक ट्राइब है, ये कहाँ पर निवास करती है, यह बोत्सवाना में रहती है। कहाँ रहती है, बोत्सवाना में रहती है। चलिए इसी के साथ आज का जो कह सकते हैं यह सीरीज है जिसके अंतर्गत अफ्रीका महाद्वीप की चर्चा हम कर रहे थे। अफ्रीका महाद्वीप की चर्चा आज कंप्लीट होती है। अब हम लोग कल से कह सकते हैं यूरोप महाद्वीप की चर्चा प्रारंभ कर देंगे। तो यूरोप महाद्वीप की चर्चा कंप्लीट करेंगे, उसके पश्चात हम लोग एशिया की चर्चा करेंगे। तो अब सीरीज में बिना किसी व्यवधान के हम आशा करते हैं कि सीरीज चलती रहेगी, क्योंकि जब कोई तकनीकी इशू आता है तो उस पर कंट्रोल नहीं रहता है, इसलिए बीच में सीरीज बाधित हुई है। लेकिन फिर भी हमने प्रयास किया है कि कुछ आपके सामने मटेरियल वीडियो के रूप में उपलब्ध होता रहे। तो अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।